हेलो स्टूडेंट्स। पदार्थ विज्ञान की हमारी क्लास चल रही है और पिछले लेक्चर में मैंने पदार्थ के बारे में आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। पदार्थ या द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य कणों से मिलकर बना होता है। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था इसके बारे में। और द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। द्रव्य के कण निरंतर गतिशील होते हैं और द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनके बीच एक बल काम करता है जिनको अंतर आणविक बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। द्रव्य के कण या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द्रव्य की विभिन्न अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण ही होती हैं। जो हमने विशेषताएं पढ़ी हैं इनके कारण ही द्रव्य की विभिन्न अवस्थाएं हमको प्राप्त होती हैं। द्रव्य की मुख्यतः 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पहली ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका एक निश्चित आकार यानी कि शेप, स्पष्ट सीमाएं यानी कि बॉर्डर्स तथा स्थिर आयतन यानी कि वॉल्यूम होता है। यानी कि आकार, आयतन सब उसका निश्चित होता है। इनमें अणुओं के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक होता है, जिसके कारण कण आपस में निकट रहते हैं, चिपके रहते हैं और गति नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जो ये पदार्थ के कण हैं बहुत ही निकट हैं एक दूसरे के, तो धसे रहते हैं या आराम से गति नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनमें उच्च घनत्व या डेंसिटी होती है। यानी कि बाकी जो अवस्थाएं हैं हम अभी पढ़ेंगे, जो द्रव्य की बाकी 2 अवस्थाएं हैं, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, उनकी तुलना में जो ठोस अवस्था होती है उसका जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा होता है। इसके कुछ उदाहरण पत्थर, लोहा, तांबा, लकड़ी, ये सब द्रव्य की ठोस अवस्था के उदाहरण हैं। दूसरी अवस्था द्रव अवस्था या लिक्विड स्टेट। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। यानी कि शेप निश्चित नहीं होता है पर वॉल्यूम इसका निश्चित होता है। द्रव को जिस पात्र में रखा जाता है वह उसी का आकार ले लेता है। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है, अतः ये दृढ़ नहीं तरल होते हैं। और इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके मध्य इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होने के कारण द्रव में कण दूर दूर होते हैं और गति कर सकते हैं। ये देखिए, ठोस की अपेक्षा इसके कण अपेक्षाकृत दूर दूर हैं और दूर दूर हैं तो आराम से ये गति भी कर सकते हैं। इसलिए इनमें बहाव होता है। और सामान्यतः द्रव का घनत्व ठोसों से कम होता है, लेकिन एक अपवाद भी है। बर्फ जो एक ठोस है उसका घनत्व जल से कम होता है, ये एक अपवाद है। और बाकी की जो द्रव अवस्था है उसके उदाहरण जल, दूध, तेल, ये सब द्रव अवस्था के उदाहरण हैं। तीसरी अवस्था गैसीय अवस्था या गैसियस स्टेट। द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन, यानी कि शेप और वॉल्यूम दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। गैस को जिस बर्तन में भरा जाता है वह उसी का आकार ले लेती है और पूरे स्थान को भर देती है। जैसे कि कोई आप जो द्रव है वो, जैसे कोई तरल है, वो आप जिस बर्तन में डालोगे वह उतना ही स्थान घेरेगा उस बर्तन में। लेकिन गैस के साथ क्या होता है कि मान लीजिए 5 लीटर का आपका बर्तन है और आपने उसमें 1 लीटर गैस ही भरी, तो 1 लीटर गैस पूरे 5 लीटर जो बर्तन है उसको कवर कर लेगी, पूरे बर्तन में फैल जाएगी 5 लीटर गैस।
गैसीय अवस्था में इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होने के कारण द्रव की अपेक्षा इस कण अत्यंत दूर दूर होते हैं और गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये देखिए, गैस के कण द्रव की अवस्था की अपेक्षा भी बहुत दूर दूर हैं। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इसके उदाहरण भाप, हवा आदि। अब जैसे एक ठोस है, मान लीजिए हमारे पास कोई, उसका ठोस का आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है और घनत्व द्रव और गैस की अपेक्षा सबसे ज्यादा होता है। तो उसमें मान लीजिए हमने उसको ऊर्जा दी, ऊर्जा देने के कई माध्यम होते, मान लीजिए हमने उसको हीट दिया, ठीक है, हीट दी हमने उसको, ताप ताप दिया, तो उससे क्या होगा कि जो ठोस के कण होंगे उनमें गति का गुण आ जाएगा और वो द्रव अवस्था में तब्दील हो जाएगी। द्रव अवस्था में क्या होता है कि आयतन तो निश्चित होता है पर आकार अनिश्चित होता है और जो घनत्व होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। अब मान लीजिए द्रव में हमने और ऊर्जा दी तो इनके कणों में और गति का गुण आ गया, तो ये गैस अवस्था में तब्दील हो जाएंगे। और गैस अवस्था में क्या होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं और घनत्व सबसे कम होता है, द्रव और ठोस की अपेक्षा सबसे कम घनत्व होता है। अब मान लीजिए इसमें हमने और ऊर्जा दी तो फिर क्या होगा, तो हमें पदार्थ की चौथी अवस्था प्राप्त होती है जिसको कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, इसके बारे में अभी हम और जानेंगे। और इसको हम किसी बर्तन में कैद नहीं कर सकते हैं। प्लाज्मा को, गैस को आप एक बर्तन में कैद कर सकते हैं, ठीक है, आप एक बर्तन में इसको भर सकते हैं, कैद कर सकते हैं, लेकिन प्लाज्मा के साथ दिक्कत क्या होती है कि इसको हम किसी बर्तन में कैद भी नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। देखिए, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है जिसमें बहुत तापमान के कारण पदार्थ के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होने लगते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसमें कोई चार्ज नहीं होता ये पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन ये इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन होता क्या है कि हम जब बहुत ही अधिक तापमान या ऊर्जा देते रहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, विभिन्न ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर, ये फ्री होने लगते हैं, स्वतंत्र होने लगते हैं, या ये जाने लगते हैं, इससे हटके नाभिक से दूर जाने लगते हैं, सब दूर चले जाते हैं। और होता क्या है कि केवल नाभिक बचा रहता है, इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है परमाणु में। तो अब जितने भी परमाणु होते हैं पदार्थ में, सब में केवल नाभिक बसता है, और नाभिक में क्या है, केवल पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यानी कि नाभिक पे केवल पॉजिटिव चार्ज है। और जितने भी परमाणु बसते हैं पदार्थ के उस अवस्था प्लाज्मा अवस्था तक, सब पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित या रिपेल करते हैं। तो जितने भी एटम है सब एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। इसीलिए क्या होता है कि प्लाज्मा को कैद करना मुश्किल होता है, या लगभग अभी बहुत कम देश हैं जो प्लाज्मा को कैद करने में जिनको सफलता मिली है, और उनमें जो सबसे पहला देश है वो भारत है। हमने एक ऐसा बर्तन अभी एक आविष्कार किया है भारत ने जिसमें प्लाज्मा को कैद किया जा सकता है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत उन देशों में है जिन्होंने प्लाज्मा को कैद करने में सफलता हासिल की है। प्लाज्मा के कुछ उदाहरण अगर आपको समझने हैं तो बिजली की जो चमक है वो प्लाज्मा का उदाहरण है। आग की आंच, जो आग के पास आप लोग खड़े होते हैं और जो आंच महसूस करते हैं उसकी, वो भी एक प्लाज्मा का ही उदाहरण है। सूर्य की कोरोना, ये कोरोना वायरस नहीं जो चल रहा है आजकल, सूर्य की एक देखिए कोरोना, जब कभी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो आप लोग देखते होंगे कि सूर्य के आसपास एक रिंग सी बन जाती है और उसकी जो आभा है वो थोड़ी दूर तक रहती है, उसी को सूर्य की कोरोना कहते हैं। तो ये भी प्लाज्मा का उदाहरण है। द्रव्य में अवस्था परिवर्तन, देखिए द्रव्य की जो
ये अवस्थाएं होती हैं, एक दूसरे में हम इनको तब्दील कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, ठोस को अगर हम द्रव में तब्दील करेंगे तो उसको बोलते हैं गलन। जैसे कि बर्फ है, उसको अगर पानी में तब्दील करेंगे तो उसको बोलेंगे गलन। और द्रव को जब हम ठोस में तब्दील करेंगे तो उसको बोलते हैं जमना या फ्रीजिंग। यानी कि पानी को जब हम बर्फ में तब्दील करेंगे तो उसको बोलेंगे जमना। तो ये मेल्टिंग और फ्रीजिंग के उदाहरण है, बर्फ, पानी। और द्रव या मान लीजिए पानी जब वाष्पीकृत होकर, वेपराइज होकर ऊपर उठता है और बादल में तब्दील हो जाता है तो द्रव से गैस में तब्दील हो जाता है पानी। और वही बादल जब ठंडा होकर वापस पानी के रूप में नीचे बरसता है तो उसको हम बोलते हैं संघनन या कंडेंसेशन। तो ये गैस से द्रव में तब्दील होने का उदाहरण है। और जब हम ठोस ले लीजिए, जैसे कि कपूर है, उसको जब हम जलाते हैं तो सीधे गैस में तब्दील हो जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कपूर का जलना ठोस से गैस में तब्दील होने का उदाहरण है और उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। और बादल जब अत्यधिक ठंडा हो जाता है तो वह पानी के रूप में ना बरसकर बर्फ के रूप में बरसता है, जिसको स्नोफॉल कहते हैं। या कई बार ओले में भी ओले की बरसात होती है, तो वो उदाहरण है गैस से सीधा ठोस में तब्दील होने का। और उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण, यानी कि रिवर्स सब्लिमेशन। द्रव्यों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ये आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिए, पूरा लेक्चर ही आप नोट करना और इसको भी नोट कर लें, और उसके बारे में डिटेल में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं द्रव को। शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस, और मिश्रण यानी कि मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ को फिर से हम तत्व यानी कि एलिमेंट्स और यौगिक यानी कि कंपाउंड में विभाजित कर सकते हैं। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु यानी कि मेटल, अधातु नॉन मेटल, और उपधातु यानी कि मेटलॉइड। और यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक, और या अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक। और जो मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, यानी कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो इसके बारे में डिटेल में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर जब मैं आपको रिकॉर्ड करके भेजूंगा तो इसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको पसंद आए, आपके काम आए। धन्यवाद।